भूल सकती हो वो वक्त, पर मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं उनको कभी भी माफ नहीं करूंगा। तुम अब कितने निर्दयी और बेरहम हो गए हो राजेश। ये कहानी संजय नगर राज्य की है। वहाँ पर सभी खुशहाल और मिलजुल के रहते थे। उसी गांव में राजेश और मीना रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। पता नहीं भगवान भी कैसा खेल रच रहा है हमारे साथ। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, पर हमें अभी तक अपनी संतान का मुंह तक देखना नसीब ही नहीं हुआ है। अरे आप क्यों चिंता करते हो? भगवान ने कुछ अच्छा ही लिखा होगा हमारी जिंदगी में। और क्यों भूल रहे हो, हमारे पास हमारा सेवक भी तो है। वो हमारे बच्चे जैसा ही तो है। सेवक अनाथ होता है। वो राजेश को एक दिन बेहोशी की हालत में कहीं पड़ा मिला होता है। तब से सेवक राजेश के साथ ही रहता था। सेवक उनके साथ कामकाज में भी काफी मदद किया करता था। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। अब सेवक को भी बुला लो, मैं सबका खाना लगा देती हूँ। सुबह होते ही राजेश और सेवक पेड़ों की लकड़ी काटने चल पड़ते हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना सेवक, पेड़ की लकड़ियां तो हम अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए काटते हैं, पर इतना हमेशा याद रखना कि पेड़ लगाना भी हमारा ही कर्तव्य है। मालिक, मुझे आपकी कही सब बातें याद है और मैं उन बातों पर खरा भी उतरता हूं। राजेश उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर काफी अच्छा दाम भी कमाता था। एक दिन एक बूढ़ी औरत उनके घर आती है। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खिला दे बेटा। आओ माँ जी बैठो, मैं आपको भोजन लगा देती हूँ। वाह बेटा, आज तूने मुझे खाना खिला के मेरा दिल जीत लिया है। तुम्हारी कोई संतान नहीं है क्या? नहीं माँ जी, हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन हमें कोई संतान नहीं है। यही मोहन नगर गांव में एक काफी प्रसिद्ध मंदिर है। एक बार तुम वहां जाओ, तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी पुत्र। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। बहुत जल्दी ही तुम्हारा घर खुशियों से गूंजेगा। अगले ही दिन दोनों उस मंदिर में जाते हैं। कृष्णा जी, हमारे घर पर अपनी दृष्टि डालिए। हमारे घर पर भी संतान का सुख दीजिए भगवान जी। दोनों वहां पर कृष्णा जी की भक्ति करते हैं। अगले साल ही उनके घर में संतान प्राप्ति होती है। सेवक, आज मैं बहुत खुश हूं। आखिर हमारे घर में खुशियां आ ही गईं। हाँ मालिक, भगवान ने आखिर सुनी ली। बच्चे से उनका घर अब हरा भरा हो गया था। राजेश और सेवक अब और भी मेहनत करने लगे थे। आजकल आप काफी देरी से आने लगे हो, ऐसा क्या हो गया है? अरे मीना, अब मुझे और भी मेहनत करनी है अपने आदित्य के लिए, ताकि जब ये बड़ा हो तो इसको किसी भी चीज की कमी ना हो। हाँ माँ जी, मैं भी अपने छोटे भाई आदित्य के लिए अब काफी मेहनत करूंगा। आखिर मैं उसका बड़ा भाई जो हूं। हाँ, सेवक समझ गई। कुछ दिनों के बाद आदित्य काफी बीमार हो जाता है। राजेश वेद को भी दिखाता है, पर उससे भी कुछ नहीं होता। राजेश चिंता में आ जाता है। राजेश को उस बूढ़ी औरत की बात याद आती है। मीना, हमें उसी मंदिर में जाना चाहिए जहां हमने अपने आदित्य को मांगा था। हाँ, सही कहा आपने। भगवान हमें निराश नहीं करेंगे। दोनों उसी मंदिर जाते हैं।
भगवान, अब सब आपके हाथ में है। आपकी ही कृपा से मुझे संतान प्राप्ति हुई थी। अब आप मुझसे मेरी संतान नहीं छीन सकते हैं। मीना रोने लगती है। बच्चा जोर जोर से रोने लगा और कुछ ही दिनों में एकदम स्वस्थ हो जाता है। कुछ दिनों के बाद राजेश को एक और लड़का पैदा होता है। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगते हैं। राजेश उनके लिए काफी मेहनत करने लगता है। अब इतना काम मत किया करो। आपकी उम्र हो रही है और आप इतनी मेहनत करते हो। अब तो अपने बच्चे भी बड़े हो गए हैं। अरे मीना, मैं इनको वो सुख देना चाहता हूं जो तुझे और मुझे नहीं मिले हैं। इनको पढ़ने लिखने दो, ये खुद एक दिन बड़े आदमी बन जाएंगे। फिर मुझे कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आदित्य की नौकरी अब गांव से दूर एक शहर में लग गई थी। कुछ दिनों के बाद आदित्य की भी शादी हो जाती है। मीना, कल से ये मकान तुम्हारा होगा। मेरा काफी अच्छा मुनाफा हुआ है। कल मैं इस मकान को तुम्हारे नाम पर खरीद लूंगा। आदित्य को भेजकर इस मकान के कागज तुम्हारे नाम पर करवा दूंगा। दिन रात तुम और सेवक इतनी मेहनत करते हो और अब ये मकान मेरे नाम का करवा रहे हो। मैं क्या करूंगी इस मकान का? मेरे अच्छे बुरे में तुम ही मेरे साथ खड़ी थी, तो मैं तुम्हारा यह एहसान कैसे भूल सकता हूं। हाँ माँ जी, आपने मुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। आप और मालिक सच में मेरे लिए भगवान है। सुबह होती है। लो आदित्य, आज के आज ये घर तुम्हारी माँ के नाम हो जाना चाहिए। तुम जाकर इस घर के कागज बनवा लो। आदित्य की पत्नी भी वहीं खड़ी सब सुन रही होती है। आदित्य के मन में भी लालच आ जाता है। राजेश का छोटा बेटा सुमित किसी अमीर लड़की के प्यार में पड़ जाता है। दोनों प्रतिदिन आपस में मिलने लगते हैं। सुमित, तुम कब अपने पापा को मेरे पापा से मिलवा रहे हो? अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। जल्दी ही मैं अपने पापा को सब कुछ बताऊंगा, फिर हम शादी कर लेंगे। आदित्य एक दिन पिता को ये बात बताता है। पिताजी, मैं सेठ के बेटी रेनू से प्यार करता हूँ। वो और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। अरे वाह, कोई नहीं, हम कल ही चल के उसके पिता से बात करेंगे। कोई नहीं, अब जाकर तुम पढ़ाई कर लो। वो सेठ तो हमसे काफी बड़ा है। तो हम भी कम थोड़ी हैं। मीना, हमारे पास भी सब कुछ है। 2 पढ़े लिखे लड़के हैं। अब तो ये मकान भी हमारा हो गया है। वो सेठ है तो क्या हुआ। अब तुम ज्यादा सोचो मत, बस कल अपने सुमित का रिश्ता तय करने चलना है। सुबह होती है। राजेश सेठ के घर जाता है। राजेश, तुम यहाँ, क्या बात है आज तुम हमारे घर? सब ठीक तो है ना? मैं अपने छोटे बेटे सुमित के लिए आपकी पुत्री का हाथ मांगने आया हूं। सेठ एकदम चौंक जाता है। रेनू बेटा, क्या ये सही बात है? तुम सुमित से प्रेम करती हो? हाँ पिताजी, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। राजेश, मुझे कुछ दिनों का समय दो। कुछ दिनों में मैं आपके यहाँ खबर भिजवाता हूँ। मैं कैसे रेनू का विवाह राजेश के पुत्र से करवा दूं? उनका तो खुद आए दिन हाल बुरा रहता है। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा इस बारे में।
एक दिन सेठ अपने नौकर को भेजकर राजेश को अपने घर बुलाने की खबर भिजवाता है। राजेश सेठ के घर जाता है। देखो राजेश, मैं तुम्हारे बेटे से अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हूं, पर मेरी कुछ शर्त हैं। कैसी शर्त सेठ जी? तुम्हारे बेटे को शादी के बाद मेरे घर ही रहना पड़ेगा। जो भी सुमित कमाएगा वो हम हर महीने तुम्हारे घर भेज दिया करेंगे। मुझे सुमित के पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे पास वैसे ही बहुत धन है। तो इसका मतलब आप मुझसे मेरा बेटा खरीदना चाहते हैं? नहीं राजेश, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है सेठ जी, मैं चलता हूं। राजेश वहां से चला जाता है। राजेश घर पहुंच के ये बात सभी को बताता है। मैं वहां रहूं या यहाँ? पिताजी, आखिर मैं आपके पास ही हूँ। उनका घर कोई इतना दूर नहीं है। चुप हो जा। उसको अगर अपनी बेटी की शादी करनी है तो बहू बनकर हमारे यहाँ आएगी, समझा? सुमित को इस समय रेनू और उसके पिता की दौलत नजर आ रही थी। सुमित सोच रहा था कि वो रेनू के घर रहेगा तो एक न एक दिन उसके पिता की सारी दौलत सुमित की हो जाएगी। सुबह होती है। राजेश और सेवक दोनों लकड़ी काटने जंगल में निकल पड़ते हैं। राजेश काफी चिंतित भी होता है। वो जोर जोर से पेड़ पर प्रहार कर रहा होता है। मालिक, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सुमित समझदार है, वो जल्दी ही समझ जाएगा। राजेश इतनी जोर से प्रहार करता है कि पेड़ का एक बड़ा हिस्सा राजेश के हाथ पर गिर पड़ता है। राजेश का अब वो हाथ काम नहीं करता है। अब ये हाथ कभी किसी भी प्रकार का काम नहीं कर पाएगा। इनका ये हाथ अब बेकार हो गया है। मीना बहुत रोती है। मीना, रोती क्यों हो? मेरा तो एक ही हाथ गया है। भगवान ने मुझे दो दो हाथ और दिए हैं, एक मेरा आदित्य और एक मेरा सुमित। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राजेश अब घर पर ही रहता है। धीरे धीरे उसके दोनों बेटे और बहू उनसे मुंह मोड़ने लगते हैं। एक दिन, पिताजी, मैं रेनू से शादी करने जा रहा हूँ और मैं अब से वहीं रहूँगा, उनके घर। आप चिंता मत करो, मैं आपको कुछ ना कुछ पैसे जरूर भेजता रहूँगा। नहीं चाहिए तेरे पैसे, तेरा बाप को खुद जीना आता है। सुमित चला जाता है। रात होती है। आदित्य, तुम कब तक अपने माँ बाप के पीछे लगे रहोगे? तुम्हें अपना भविष्य देखना है या नहीं? अब तो तुम्हारे छोटे भाई ने भी ये घर छोड़ दिया है। तुम अपना खर्चा चलाओगे या अपने माँ बाप का? मोहिनी, मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रहा हूँ, पर मैं कैसे अपने माँ बाप से कहूँगा? बाहर राजेश सब सुन लेता है। कुछ कहने की जरूरत नहीं तुम्हें आदित्य। कुछ गलती जरूर रह गई होगी मेरे प्यार में, तभी आज मुझे ये सब देखने को मिल रहा है। नहीं पिताजी, आप गलत सोच रहे हैं। बेटा, तुम दोनों अब अपना घर कहीं और देख लो। मैं और तुम्हारी माँ काट लेंगे अपना जीवन कुछ ना कुछ करके। हम क्यों जाए इस घर से? ये घर हमारा है। ये तेरी पत्नी क्या कह रही है? ये क्या कहेंगे मैं बताती हूँ। ये घर मेरे नाम पर है और मैं इस घर की मालकिन हूँ। राजेश एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। जी पिताजी, ये घर मैं माँ के नाम नहीं बल्कि मोहिनी के नाम करवा दिया था, पर आप चिंता मत करो। आप जब तक यहाँ रहना चाहो
आप रह सकते हो। वाह बेटा वाह, एक बेटे ने सीने पे छुरी मारी तो दूसरे ने पीठ पे। राजेश मीना के पास जाता है। उठो मीना उठो, नहीं रहना अब हमें इस घर में। मीना उठ जाती है और सेवक भी आ जाता है। राजेश सब कुछ बताता है। तीनों वो घर उसी समय छोड़ देते हैं। सुबह होती है। कैसे होगा अपना गुजारा अब? किराया भी देना है, घर भी चलाना है, पता नहीं कैसा होगा। मीना तुम चिंता मत किया करो, सब सही ही होगा, भगवान हमारे साथ है। सेवक अकेला लकड़ियां काटने निकल जाता है, पर वो अकेला इतना नहीं कर पाता था। सेवक पास के अस्पताल में अपना खून बेचकर पैसे का इंतजाम करता है। मीना और राजेश दोनों हैरान थे कि सेवक कहां से इतने पैसे ला रहा है। एक दिन सेवक को राजेश का दोस्त देख लेता है। मालिक, ये देखो, मैं सारे औजार ले आया हूं। हम फिर से लकड़ियां काटना चालू करेंगे। राजेश देखकर खुश हो जाता है। देखो मीना, सेवक सारे औजार फिर से ले आया, अब फिर से सेवक और मैं मेहनत करेंगे। सेवक एक बात बता, तू ये सब लाया कहां से? तेरे पास इतने पैसे कहां से आए? सेवक कुछ नहीं बोलता। बोल सेवक, तूने चोरी की है ना? नहीं चाहिए मुझे ये, और निकल जा यहां से। इतने में राजेश का दोस्त वहां आ जाता है। राजेश, ये सब क्या कर रहा है? अरे पागल, ये तो तेरे लिए अपना खून तक बेचता है, और ये औजार भी अपना खून बेचकर लाया है। देख इसका हाथ। राजेश और मीना की आंख में आंसू आ जाते हैं। उन दोनों पुत्रों की जगह काश तू मेरी औलाद होता। दोनों फिर से मेहनत करते हैं। राजेश एक हाथ से ही पेड़ों की लकड़ियां काट लेता था। धीरे धीरे राजेश काफी बड़ा आदमी बन जाता है। ये लो मीना, तुमने बुरे वक्त में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। वहां सेठ और उसकी बेटी सुमित के साथ अब सही से व्यवहार नहीं करते थे। आदित्य का भी व्यापार अब काफी ठप पड़ गया था। एक व्यक्ति उनके घर आता है। आपने अभी तक अपना उधार लिया हुआ पैसा नहीं चुकाया है। आप चिंता मत करो, मैं जल्दी ही पैसा चुका दूंगा। चिंता हम नहीं, आप करो। अगर आप पैसा नहीं चुकाओगे तो हम आप पर केस कर देंगे। आदित्य और उसकी पत्नी चिंता में आ जाते हैं। मैंने सुना है अब तुम्हारे पिताजी काफी अमीर बन चुके हैं। हम उनसे मदद मांग कर देखते हैं। जो हमने उनके साथ किया, इसके बाद वो हमें देखना तक पसंद नहीं करेंगे। आखिर वो तुम्हारे पिता हैं, वो हमारी गलती को माफ कर देंगे। राजेश का परिवार अब काफी खुशहाल रहने लगा था। एक दिन आदित्य को पुलिस पकड़कर ले जाती है। मोहिनी सीधे आदित्य के माँ बाप के घर पहुंचती है। माँ जी, आदित्य को बचा लो, उनको पुलिस पकड़ के ले गई है। मोहिनी उनको सब कुछ बताती है। मैं आदित्य के पिताजी से बात करती हूँ इस बारे में। जैसे ही राजेश आता है, मीना सब कुछ बताती है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तुम्हारे और मेरे साथ कितना बुरा किया, भूल गई तुम वो वक्त? इतने निर्दयी मत बनो। आखिर तुम उनके पिता हो। बच्चों की गलतियों को माफ करना हमारा फर्ज है। मैं आखिर उनकी माँ हूँ।
तुम भूल सकती हो वो वक्त, पर मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं उनको कभी भी माफ नहीं करूंगा। तुम अब कितने निर्दयी और बेरहम हो गए हो राजेश। ये बात राजेश को दिल से लग जाती है। राजेश पूरी रात नहीं सोता। उसके दिमाग में उसकी पत्नी द्वारा कई बातें ही गूंजती रहती है। इतने निर्दयी मत बनो। कितने निर्दयी और बेरहम हो गए हो राजेश। उसको अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। अचानक रात में सेवक उठता है तो वो देखता है कि राजेश अपने पलंग से गिरा पड़ा होता है। माँ जी, जल्दी आओ, मालिक को पता नहीं क्या हो गया है। मीना भी आती है। सेवक वेद को बुलाकर लाता है। इनकी मृत्यु हो चुकी है। मीना और सेवक बहुत रोते हैं। वहीं पर एक चिट्ठी पड़ी होती है। मीना वो चिट्ठी पढ़ती है। मीना, मैं कोई निर्दयी और बेरहम नहीं हूं। मैं बस तुम्हारे और मेरे साथ हुए उस बर्ताव को नहीं भुला पाया। उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया था। सेवक ने तुम्हारी गोद से जन्म नहीं लिया, पर फिर भी उसने हमारा हमेशा बेटे की तरह साथ दिया। मैं भगवान से यही कहूँगा कि अगर कभी अगले जन्म में मुझे पुत्र की प्राप्ति हो तो मुझे सेवक जैसा ही पुत्र मिले। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी मृत्यु के बाद मुझे आग मेरा पुत्र नहीं बल्कि सेवक लगाएगा। मैंने अपनी सारी धन दौलत सेवक और तुम्हारे नाम कर दी है। राजेश की चिता को मुखाग्नि आखिरकार सेवक ही देता है। आज तुम्हें गए हुए 10 साल हो गए हैं, पर आज भी ऐसा लगता है कि तुम हमारे साथ हो। सबकी आंखें नम होती हैं। ऐसे ही मनोरंजक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।